एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और आज मैं इस चैप्टर का लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के सेशन में लेकर आई हूँ मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है व्हाट आर सम ऑफ द अजम्पशंस वी मेक इन द रेस्पिरेटरी वैलेंस शीट, आर दीज वैलिड इनफ टू बी अप्लाइड टू लिविंग सिस्टम, स्टेट कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन करस्पॉन्डिंग टू रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट मतलब बही खाता, राइट। बही खाता मतलब कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, वही सब क्या होता है, हिसाब किताब, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कितना एटीपी लगता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी लगते हैं, ठीक है। और कितने मिलते हैं? 4 एटीपी मिलते हैं, जिसमें से 2 तो लग गए तो बचे 2 एटीपी 2 एनएडीएच। फिर हम देखते हैं लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएच बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर 2 FADH2 6 NADH और 2 ATP बनते हैं। ये बैलेंस शीट होगी। इसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब करेंगे, ETS जब करेंगे, तो NADH और FADH2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP के फॉर्म में, राइट। हमने यही पढ़ा है कि NADH और FADH2 जो है वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमें क्या मिलती है? ATP मिलती है। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें 36 और 38 ATP मिलता है, राइट। वही हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन में हमें कितना नेट गेन होता है? 2 ATP का, और वो 2 ATP भी कब बनती है? ग्लाइकोलिसिस में बनती है। ओके, तो हम सारी की सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस है वो देखते हैं हम। द सिक्वेंशियल पाथवे दैट फॉलोज, क्या क्या सिक्वेंशियल पाथवेज फॉलो करते हैं हम एक एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन किसके बीच का लिंक है? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का। कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। बट आपके एनसीईआरटी ने इसका डायरेक्ट यहाँ पर बात नहीं की है, वो इसको जोड़ देते हैं क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल के साथ, राइट। फिर चलती है TCA साइकिल, मतलब क्रैब साइकिल, या हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल दे, या हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये कहाँ चलती है? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके बाद होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये क्या है? सिक्वेंशियल पाथवे है किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो हम यही बोल रहे हैं द सिक्वेंशियल पाथवे ऑफ दैट फॉलोज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। मैंने बोला था इन्होंने क्रेब्स साइकिल जो है डायरेक्ट दे दिया, इन्होंने लिंक रिएक्शन की बात नहीं की। उसके बाद क्या होगा आपका? ETS। और ये कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, राइट। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। TCA माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और ETS कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, रिस्पेक्टिवली मतलब
जैसे जैसे यहाँ पर सीक्वेंस दिया पाथवे का, वैसे वैसे यहाँ पर किसका सीक्वेंस दिया है बताइए कि ये कहाँ पर चलती है, लोकेशन की बात करिए, राइट। जो NADH सिंथेसाइज हुआ, जो NADH बना किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। कितने NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, राइट। इन ग्लाइकोलिसिस एंटर इनटू द ETC और ETS एक ही होता, मैंने बोला। ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बने ये कहाँ पर एंटर होते हैं बेटा, ETS में, फॉर फॉस्फोराइलेशन। किसके लिए एंटर होते हैं, फॉस्फोराइलेशन के लिए। और ये NADH जो है ATP में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, ATP में कन्वर्ट होते हैं। इन द पाथवे नॉट वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, राइट। ग्लूकोज फॉर्म्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किसका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसे यूज करते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हम ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो इन्होंने कहा है ना, इन द पाथवे नॉट वन ऑफ द इंटरमीडिएट आर यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स है, राइट, उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है किसी कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए, these assumptions do not apply to the living system। इन assumptions को हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते बताइए, कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। इन assumptions को हम लिविंग सिस्टम, लिविंग बॉडी के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। द पाथवे अकर साइमल्टेनियसली एंड नॉट वन आफ्टर द अदर, राइट। तो ये जो पाथवेज है बेटा, ये क्या है, पाथवेज जो है ये साइमल्टेनियसली चलती है। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस हुई जब तक क्रैब साइकिल नहीं चल रही है, लिंक रिएक्शन नहीं चल रही है। बेटा एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, वो आगे पहुंच गया, दूसरा आ रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा तो नहीं है कि वो एक ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और वो चला गया लिंक रिएक्शन में, फिर क्रैब साइकिल में, तब तक ग्लाइकोलिसिस होगी नहीं, दूसरे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये प्रोसेसेस कंटिन्यू चलती रहती है, सारी की सारी साइमल्टेनियसली ये सारी प्रोसेस होती रहती है, एक के बाद एक नहीं चलती, राइट। यूटिलाइजेशन ऑफ ATP ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। ATP का यूटिलाइजेशन कब होता है, जब वो रिक्वायर्ड होती है, राइट। रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस इज रेगुलेटेड बाय सेवरल मीन्स, राइट। तो यहाँ पर एंजाइम के रेट का जो एक्शन है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो रेगुलेट होता है बहुत सारे सेवरल कंडीशंस के थ्रू, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए, लिस्टेड बिलो इज द कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। फर्मेंटेशन क्या है, टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इट इज द इनकम्प्लीट, ये बात याद रखना, क्या है, इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता CO2 और H2O में। ये क्या होता है, इसका ग्लूकोज का इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में या इथेनॉल के फॉर्म में, ओके। यहाँ पर देखिए कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किस फॉर्म में, CO2 और H2O के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में और H2O के फॉर्म में, राइट। आपको पता है 6 CO2 6 H2O बनते हैं। यहाँ पर जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या क्या बनेगा बताइए, या तो आपको इथेनॉल मिलेगा। तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है किसका बताइए, ग्लूकोज का। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD+ इज स्लो प्रोसेस, राइट। तो हमने देखा है कि फर्मेंटेशन में, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो
या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, वहां पर NADH का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, राइट। हमने देखा था ना, जो NADH कहाँ बने थे, ग्लाइकोलिसिस में बने थे। 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं, राइट। ये 2 पायरुविक एसिड अनएरोबिक कंडीशन में या तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं या इथेनॉल बनाते हैं। अब 2 पायरुविक एसिड 2 लैक्टिक एसिड बनाएंगे, 2 पायरुविक एसिड 2 इथेनॉल बनाएंगे। तो यहाँ पर जब एक पायरुविक एसिड एक इथेनॉल या एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, NADH का स्लो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है। बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज विग्रस रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होती है, विग्रस। विग्रस का मतलब काफी ज्यादा फास्ट होती है। क्या होती है, काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड। अभी मैंने बोला ना कि नेट गेन क्या होता है फर्मेंटेशन में, 2 ATP। कितनी ATP, 2 ATP। ये 2 ATP भी कब बनी, ग्लाइकोलिसिस में। और 2 NADH जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में वो तो यूटिलाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो सिर्फ यहाँ पर 2 ATP ही जनरेट होती है। अब यहाँ पर बात करूं मैं तो कितनी ATP जनरेट होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर 38 ATP जनरेट होती है। कितनी ATP बेटा, 38 ATP जनरेट होती है। इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ETS। तो देखिए, मैंने जब आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो नहीं हुआ है ना, वहां पर इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर लिंक रिएक्शन मैंने कराई। लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि पायरुविक एसिड जो है उसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, NADH बनता है और वहां पर क्या होता है, वो जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। उसके बाद हमने देखा क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में भी सारा हमने देखा, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बट यहाँ पर भी ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा। ओके, ठीक है। बट मैंने जब ETS पढ़ाया था, ETS में मैंने 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व कराए थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व कराया था, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C, ये सब कुछ, आयरन सल्फर सेंटर, FMN है ना, कॉपर सेंटर्स जो थे वो यूज़ करे हमने, साइटोक्रोम A, A3, हमने साइटोक्रोम B, BC, C1 हमने सब इन्वॉल्व किए थे। बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है उसका जो कॉपर एटम, सेकेंड कॉपर एटम रहता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको देता है, बताइए। फाइनली वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। वहां पर आपको ऑक्सीजन दिखता है, राइट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, वाइटल है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, वाइटल है। ऑक्सीजन जो होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी हम इसे कहते हैं। क्यों बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, क्योंकि जब साइटोक्रोम जो है, राइट, साइटोक्रोम A किसमें प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट था कॉपर A, फिर कॉपर A के बाद जो कॉपर B आता है उससे पहले साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और फिर आता है कौन, हमारा कॉपर B। ओके, यही होता है बेटा। तो होता क्या है, यहां पर साइटोक्रोम C जो है एक मोबाइल कैरियर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यहां पर दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और आखिरी में जो कॉपर एटम है, सेकेंड कॉपर एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, जल्दी बताइए। ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है ऑक्सीजन को, जो कि बैठा है मैट्रिक्स में। कहाँ बैठा है, मैट्रिक्स में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, ठीक है, कहां पर आया, यहां पर। फिर यहां से जो ऑक्सीजन है
वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन बेटा, जो ऑक्सीजन बैठा है मैट्रिक्स में वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और क्या करता है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं H+ आयन, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं H+ आयन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये बोलता है किससे, H+ आयन से। मैट्रिक्स में बैठा, मैट्रिक्स में H+ आयन है, बोलता है इधर आओ इधर आओ। किससे बोलता है, H+ आयन से, इधर आओ इधर आओ। तो H+ आयन बोलते क्या है बोलो तो बोलते तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो बोलते हाँ नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो बोलते एक काम करते हैं, एक डील फिक्स करते हैं। तो बोलते कौन सी डील, बोलते मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम 2 कोई प्रोटॉन मतलब 2 H+ आयन आ जाओ और मैं दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और तुम हाइड्रोजन के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे। तो बोलते ठीक है, ये डील तो अच्छी लगी। बोलते आगे बोलो। तो बोलता है एक काम करो, तुम दोनों कन्वर्ट हो जाओ और दोनों मेरे साथ रहो, राइट। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, ये कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये H के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन के फॉर्म में, है ना। और ये 2 हाइड्रोजन को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, राइट। तो यहाँ पर क्या मिल जाता, वाटर। तो ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी हुआ। क्या हुआ, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हम ऑक्सीजन को लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कहते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। चलिए। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द एरोबिक प्रोसेस, किसकी बात कर रहे हैं हम, एरोबिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द एरोबिक प्रोसेस जो होती है ऑफ रेस्पिरेशन occurs in the existence of oxygen। तो बेटा ऑक्सीजन के एग्जिस्टेंस में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है, लिमिटेड होता है, राइट। टू द फाइनल फेज, मैंने आपको पढ़ाया था ETS, मैंने बोल दिया था वहीं पर कि ETS में यहाँ पर लिमिटेड फंक्शन होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का लिमिटेड फंक्शन होता है, वो हर उस प्रोसेस में, हर पाथवे में इंक्लूड नहीं रहता। ETS में भी वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता, आखिरी में काम करता है आराम से, बट उसके बिना काम भी नहीं हो सकता। अगर वो नहीं होगा ना तो भी काम नहीं हो सकता। तो देखिए इन्होंने कहा है ऑक्सीजन एंड द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द फाइनल फेज ऑफ द प्रोसेस। Presence of oxygen is important as it drives the process by eliminating hydrogen। ये क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है as it drives the process by eliminating hydrogen from the system। तो ये सिस्टम से हाइड्रोजन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। मैम कैसे एलिमिनेट करता है, ये अपने पास हाइड्रोजन को ले लेता है और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, राइट। ऑक्सीजन सर्व्स एज द लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ऑक्सीजन को और क्या कहते हैं हम यहाँ पर, लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए क्या ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़े। अब देखिए, इन रेस्पिरेशन द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड एज अपोज्ड टू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनका कहना है रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, किसकी, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड एज अपोज्ड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोसिंथेसिस में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेयर लाइट एनर्जी, जहां पर लाइट एनर्जी जो है इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो हमने वहां पर लाइट एनर्जी का यूज करके
प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करा था दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके लिए रिक्वायर्ड था? फॉस्फोराइलेशन के लिए। कौन सा फॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, राइट। हमने देखा था कि क्या हुआ था, यहाँ पर हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, राइट। हमने देखा था प्रोटॉन ग्रेडियंट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने पूरा समझाया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, राइट। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सबने पढ़ी है ना, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट होता है और उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं, हम उसको इक्विलिब्रियम में लाते हैं, तो हम प्रोटॉन का फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रोटॉन का फ्लो कराते हैं। जब हम प्रोटॉन का फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताइए? एटीपी जनरेट होता है। क्या होता है? एटीपी जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कराया है, एनर्जी का यूज करके हमने फॉस्फोराइलेशन कराया है। कौन सी एनर्जी का? सोलर एनर्जी का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके। हेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। विदाउट द ऑक्सीजन electron cannot pass through the coenzymes and in turns proton pump will not takes place, hence ATP will not be produced। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बताइए? इन्होंने कहा वेयर लाइट एनर्जीज यूज्ड, किस में बताइए? फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन, हेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विदाउट ऑक्सीजन। यहां पर क्या हुआ बताइए? हटा दो बेटा। तो इनका कहना यही है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है जो कि किसके अपोज रहता है बताइए? जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था हमने कहां पर? फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया था, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराया, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करके फिर उसको ब्रेक किया और क्या किया? एटीपी का प्रोडक्शन किया, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि बोल रहा है आपको ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करना है। मतलब एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस, स्टेट वेयर इट अकर्स and its end products in both aerobic and anaerobic respiration determines the fate of the products, right। तो पहली बात करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन की। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है बेटा? ग्लाइकोलिसिस जो होती है अकर इन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होती है? साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में। कितनी स्टेप प्रोसेस होती है? 10 स्टेप प्रोसेस होती है। 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और क्या बोलना है जल्दी बताइए? और यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या है? सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज। और प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज और क्या होता है प्रोडक्ट? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट के एक मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुविक एसिड का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है, सारी स्टेप्स याद रखनी है। यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑफ ग्लूकोज।
ओके चलिए बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम समझेंगे क्या बेटा कि कैसे यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस होती है, ग्लूकोज जो है उसमें कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे यहाँ पर प्रोसेसेस होती है। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है जल्दी बताइए। ग्लूकोज जो है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाता है? ग्लूकोज जो है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर क्या बनता है? फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है जल्दी बताइए? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बनता है यहां पर? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। राइट क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है बेटा? यहाँ पर ये जो है ये ब्रेक होता है किसमें बताइए? यहाँ पर ये ब्रेक होता है G3P में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फॉस्फेट में राइट यहां पर क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। राइट क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके अब यहां से ये जो है ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है। ये इंटर कन्वर्टेबल होता है किसमें? G3P में। G3P का मतलब क्या होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर यही प्रोसेस होगी। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर किस में कन्वर्ट होगा? फिर ये कन्वर्ट होगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। राइट जिसे हम PGA कहते हैं। उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा जल्दी बताइए? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर क्या बनेगा बेटा? फिर बनेगा यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनेगा बताइए? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फिर आखिरी में क्या बनता है? आखिरी में बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। यहाँ पर भी सेम चीज होती है। यहाँ पर भी क्या होगी? सेम चीज होगी। यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा?
1,3 बिसफॉस्फो, है ना, बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। फिर क्या बनता है, फिर बनता है आपका 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फिर क्या बनता है बेटा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां बनेगा फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनेगा जल्दी बताइए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और आखिरी में बनेगा आपका पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। तो यहां बना आखिरी में आपका पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज के इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बना, 2 पायरुविक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं, हम सारे पूरे पढ़ चुके हैं कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हम सारे एंजाइम्स ना देखकर हम पहले देख रहे हैं कि कहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होता है, कहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस में, राइट, फर्स्ट प्रोसेस में मैंने क्या बोला था बेटा, हमने क्या बोला था यहाँ पर कि जब जब फॉस्फेट को हम ऐड करेंगे तब तब हमें एटीपी देनी पड़ेगी, मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर हमने फॉस्फेट, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जोड़ा ना 6 पोजीशन पे, तो एक हमें यहाँ पर एटीपी देनी पड़ रही है, राइट। क्या यहाँ पर हमने जोड़ा, नहीं, ये तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, आइसोमर से दोनों एक दूसरे के, यहाँ पर नहीं किया। बट इस प्रोसेस में देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा। 2 फॉस्फेट है ना यहाँ पर, बिस फॉस्फेट, तो यहाँ पर भी एक एटीपी लगी, तो टोटल 2 एटीपी लग गई इन जगह पर। उसके बाद जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बीपीजी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक NADH बनता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, यहाँ पर होता है बेटा रिडक्शन, किसका, NAD+ का। तो यहाँ पर बनता है NADH+H+, तो यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NAD+ का रिडक्शन होगा तो बनेगा NADH+H+। तो बेटा एक बात बताइए, इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एल्डिहाइड जो है वो किसमें, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े ना, 1 और 3rd पोजीशन पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर भी 1 और 3rd पोजीशन पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, और जो प्रोडक्ट बना उसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट है 3rd पोजीशन पे, मतलब एक फॉस्फेट निकला। तो जब अगर फॉस्फेट आएगा तो एटीपी देनी पड़ेगी, फॉस्फेट जाएगा तो एटीपी मिलेगी, तो यहाँ पर एक एटीपी मिलती है, तो यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी क्या होगी, एक एटीपी मिलेगी, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटीपी नहीं मिलती। इस प्रोसेस में देखिए 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पर इसमें क्या फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, इसमें यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप है। बट यहाँ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बना तो यहाँ पर फॉस्फो ग्रुप चला गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, राइट। तो अगर यहाँ बन रहा है तो इस जगह पे भी बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एटीपी बनता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितनी एटीपी बनी, 1 2
3 4 एटीपी बनी, बट 2 रुपए आपके पास उधार थे, 4 रुपए आपने कमाए बट 2 रुपए आपने उधार लिए थे, तो 2 रुपए वापस भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कितनी एटीपी बची, 2 एटीपी बची और 2 NADH बचे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है, हेक्सोकाइनेज, राइट। यहाँ पर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा आता है, ये आपको याद रहता है, राइट, यहाँ याद रहता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा हमारा हेक्सोकाइनेज। क्या आएगा, हेक्सोकाइनेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, आइसोमर्स। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, आइसोमरेज। बट कौन सा आइसोमरेज, तो यहाँ पर आएगा फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। कौन सा आएगा, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, राइट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, 1,6 बिसफॉस्फेट में, मतलब एक और फॉस्फेट आया। और मैंने कहा जब जब फॉस्फेट आएगा या जाएगा काइनेज एंजाइम आएगा, राइट। तो यहां पर कौन सा आएगा, फॉस्फो, ऑलरेडी एक फॉस्फेट है इसलिए फॉस्फो ग्रुप आ रहा है। फॉस्फो किस में जुड़ रहा है, फ्रक्टोज में, इसलिए फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आएगा, राइट। अब यहां पर हो रहा है बंटवारा, यहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है ये बना दिया क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ब्रेक होता है किसमें, DHAP और G3P में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, राइट। तो एल्डोलेज एंजाइम आया, उसने 2 में ब्रेक कर दिया, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब होता क्या है, ये दोनों जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। एक कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, राइट। क्या होगा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहां पर ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यहां पर क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट। तो यहां पर कौन सा आएगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वहां पर लिख ही नहीं पा रहे क्योंकि जगह कम है। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, फॉस्फो ग्लिसरो। यहां पर क्या आएगा, फॉस्फोग्लिसरो। एक कम हुआ है, यहां पर 2 फॉस्फेट थे, यहां पर 1 फॉस्फेट है। मैंने बोला फॉस्फेट जाएगा या आएगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, काइनेज। तो यहां पर है फॉस्फोग्लिसरो काइनेज एंजाइम। यहां पर कौन सा होगा, फॉस्फो ग्लिसरो। अब देखिए यहां पर थर्ड ग्लिसरिक के एसिड जो है उसकी थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहां पर ग्लिसरिक एसिड के सेकंड पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। एक दूसरे के क्या है ये बताइए, यहां पर म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप में चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है। तो यहां पर एंजाइम आएगा म्यूटेज। कौन सा आएगा, म्यूटेज, राइट। कौन सा आएगा, म्यूटेज। यहां पर आता है इनोलेज एंजाइम। कौन आता है, इनोलेज। और यहां पर आता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम, राइट। यहां पर बेटा क्या निकलता है, यहां से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से एक वाटर निकलेगा और यहां से भी क्या निकलेगा, एक वाटर। तो ये हमारी हो गई ग्लाइकोलिसिस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर भी सेम एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, इनका कहना है इट टेक्स प्लेस
ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, राइट, कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में ऑफ द सेल, कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में, बट करेक्ट क्या होगा, साइटोसोल। एंड इस मैंने क्यों होता है बता दिया है, क्योंकि बेटा साइटोप्लाज्म का मतलब तो क्या होता है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल, बट यहां पर फ्लूइड जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है उसका जो फ्लूइड पार्ट है, साइटोसोल जो है, वहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है, तो करेक्ट साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्या होगा, साइटोसोल। एंड इज सीन इन ऑल लिविंग एंटिटीज, सारी लिविंग एंटिटीज, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, सब में चलती है क्या, ग्लाइकोलिसिस। इन दिस ग्लूकोज गोज थ्रू पार्शियल ऑक्सीडेशन, मैंने पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया था ग्लूकोज का, और क्या बना था, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सुक्रोज, ये किससे ऑब्टेन्ड हुआ, सुक्रोज से। इन प्लांट विच रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सुक्रोज जो है बेटा किसमें प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है प्लांट में, राइट। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, इन्वर्टेज कन्वर्ट्स, इन्वर्टेज क्या होता है, एंजाइम होता है, इन्वर्टेज क्या होता है, एंजाइम होता है, ये क्या करता है, सुक्रोज को, इन्वर्टेज को, और हम क्या बोलेंगे, सुक्रेस, राइट। तो ये सुक्रोज को डाइजेस्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ओके, विच एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, और यही फ्रक्टोज ग्लूकोज जो है ये किसमें इन्वॉल्व होंगे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, मतलब ग्लाइकोलिसिस में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए, दीज आर फॉस्फोराइलेटेड, तो ये क्या होता है यहाँ पर, दीज आर, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। फॉस्फोराइलेटेड मतलब इनमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और विच आइसोमराइजेस, ये आइसोमराइज होता है और जनरेट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर होती है, फ्रक्टोज कीटोज शुगर होती है, राइट। अ सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शन, मैंने बोला था कि ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस होती है, तो इन्होंने कहा अ सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शंस रेगुलेटेड बाय डिफरेंट एंजाइम, कितने एंजाइम, 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, अकर्स इन ग्लाइकोलिसिस टू यील्ड पायरुवेट, और क्या मिलता है हमें, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, किससे मिलता है, ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से। अब देखिए, द चीफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड, द सेल्यूलर नीड डिसाइड्स पायरुवेट मेटाबॉलिक फेट। अब सिंपल सी बात है कि आगे पायरुवेट जो है उसका क्या होने वाला है, ये डिपेंड करेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही तो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, अगर कौन सी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू गुजरा है तो वो क्या होगा, एल्कोहल मतलब इथेनॉल बनेगा, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो अब देखिए, द 3 मोड्स in which various cells manage pyruvic acid produced by glycolysis, तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना है, इसे हम 3 प्रोसेस से मैनेज करते हैं। पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन से, और तीसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, राइट। अंडर एनारोबिक कंडीशन in unicellular eukaryotes and prokaryotes fermentation takes place, Krebs cycle or aerobic respiration is observed in the entities for the complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water which requires the supply of ऑक्सीजन। तो यहाँ पर चाहे वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, CO2
एंड क्या बनता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये प्रोसेस होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाली, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करो। कर लिया रीड? क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले कह चुकी हूं, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होता है, बही खाता। क्या होता है, बही खाता। तो आपके पापा का बही खाता होगा, है ना, वो क्या करते हैं उसमें बताइए। तो बही खाते में क्या होता है, पूरा हिसाब किताब होता है कि भाई कितने पैसे किसको दिए, कितने पैसे किससे लिए, राइट, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या हुआ है, वो सब कुछ हम देखते हैं बही खाते में, है ना, लिखते हैं कि नहीं। तो यहां पर भी रेस्पिरेटरी बही खाता है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी बही खाता। इसमें लिखा जाता है कि हमें कितने एटीपी मिले, कितने NADPH मिले, कितने हमें FADH2 मिले, और इन सब से हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके, राइट, एटीपी, डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं, उसको तो हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब जैसे कि हम बात करें यहां पर क्या बनता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी बनते हैं। जैसे कि हम बात करें NADH का और FADH2 का, तो ये जो है इनको हम लेकर जाते हैं कहां पर, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां फिर हम इन्हें क्या करते हैं बताइए, इनसे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें, ATP में, राइट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करके हम इन्हें ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बनता है, फिर वो प्रोटॉन जो है उसको हम ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं, इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं, तब बनता है ATP। तो जो टोटल ATP बन रहा है उसे हमें निकालना है, इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। चलिए, तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, चलिए बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो हमने कौन कौन सी, अगर मैं एरोबिक की बात करूं, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, जल्दी बताइए। पहली होगी हमारी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी कौन सी होगी हमारी, लिंक रिएक्शन, थर्ड होगी हमारी क्रेब्स साइकिल। हम यहां पर किसको नहीं लिखेंगे, ETS को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ETS में बनता नहीं है, NADH FADH2 बनता नहीं है, वहां तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो ये तीन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब इन तीन रिएक्शन में क्या क्या चीजें बनती है वो हम यहां पर लिखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में बेटा, अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, मैं आपको ETS पढ़ा चुकी हूं, सब पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बताया है कि आपके NCERT में कहाँ क्या गलतियां हैं। आपकी NCERT एक जगह बोल रही है कि जब 4H+ आयन पंप होते हैं कहाँ से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, तब एक ATP सिंथेसाइज होता है, राइट, यही बोला है। और हमने देखा था कि जब एक NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो 10H+ आयन जो होते हैं वो कहां से कहां पंप होते हैं बताइए, ये 10H+ आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन में पंप होते हैं, ओके। तो बताइए यहां पर जब ये जो पंप होंगे तो कितने ATP बनेंगे, 1 से 4H+ से एक ATP बनता है, तो यहां पर 4H+ प्लस 2H+, तो कितने हो गए, 10H+, इससे एक ATP, इससे एक ATP और इससे 0.5 ATP, तो कितना होगा 2.5 ATP। बट हमारी NCERT क्या बोल रही है कि एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 3 ATP मिलते हैं और FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। तो हम वही लेकर चल रहे हैं, उसी से कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारी बुक्स में जो क्वेश्चंस है उसी कैलकुलेशन के हिसाब से दिए गए हैं, तो हम वही देख रहे हैं। मैंने करेक्शन कराया है, बताया है, बट हम यही लेके चलेंगे। तो यहां पर हमने देखा है कि 2 तो ATP बनते हैं, क्या बनते हैं, 2 तो ATP बनता है। कहां पर बनता है बेटा 2 ATP, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है।
और क्या बनता है, 2 NADH बनता है, राइट, यही बनता है। फिर हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। तो लिंक रिएक्शन में ATP नहीं बनता बट 2 NADH बनता है, राइट, क्या बनता है, 2 NADH बनता है। यहां पर क्रैब साइकिल में एक ATP बनता है, पर कितनी क्रैब साइकिल होती है, 2, तो 2 ATP बनेगा। बेटा एक लिंक रिएक्शन में एक NADH बनता है तो 2 लिंक रिएक्शन होगी तो 2 NADH। ग्लाइकोलिसिस एक ही होगी, राइट, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लाइकोलिसिस एक होगी, लिंक रिएक्शन 2 होगी, क्रैब साइकिल 2 होगी, राइट। तो यहां पर मैं जब क्रैब साइकिल की बात करूं तो क्रैब साइकिल भी 2 होगी, तो 2 ATP बनेंगे। और एक क्रैब साइकिल में कितने NADH बनते हैं, एक क्रैब साइकिल में बेटा 3 NADH बनते, तो 2 क्रैब साइकिल में कितने बनेंगे, 6 NADH। क्या बनेंगे, 6 NADH प्लस। अब यहां पर NADH की मैंने बात कर ली, किसकी बात कर ली, NADH की बात कर ली। अब बात आती है FADH2 की। एक क्रैब साइकिल में एक FADH2 बनते हैं, कितनी क्रैब साइकिल होती है, 2, तो कितने बनेंगे, 2 FADH2, राइट बेटा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। यहां से हमें क्या निकालना है, टोटल। तो हम जब टोटल निकालने बैठेंगे यहां पर तो क्या निकलेगा टोटल, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक NADH इक्वल्स टू 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP, राइट, और 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, राइट बेटा। तो यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहां पर हम इससे कर लेते हैं इसी तरीके से, यहां पर क्या होगा, 2 इंटू एक NADH से कितनी मिलती है, जल्दी बताइए, 3, तो कितने NADH है, 2, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, 3 ATP, ओके। तो टोटल कितनी ATP हो गई यहां पर, यहां हो जाएगी इससे 6 ATP, कितनी हो जाएगी, 6 ATP, राइट। यहां पर हम बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, 2 इंटू 3 ATP, तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 6 ATP, ओके। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, 6 इंटू 3 ATP प्लस 2 इंटू, ये क्या है, 2 इंटू 2 ATP, क्योंकि एक FADH2 कितनी ATP देता है, 2 ATP देता है। कितने FADH2 है, 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर कितने NADH है, 2, तो 2, और एक NADH 3 ATP देता है, तो मैंने ये कर दिया, राइट। तो यहां से कितना आएगा, 6 3 जा कितना होता है, 18, तो ये कितना हो गया, 18 ATP प्लस ये कितना ATP हो गया बेटा, 4 ATP, ओके। अब आप टोटल कर लो, है ना। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो अब हमने टोटल करा तो हमें नेट गेन कितना मिला, जल्दी बताइए, नेट गेन कितना मिला हमें, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर ग्लाइकोलिसिस में आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 ATP, तो यहां पर मिल गया हमें ग्लाइकोलिसिस से। मैंने क्या बोला, आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब आफ्टर ETS। तो यहां पर ETS में, ETS होने के बाद ग्लाइकोलिसिस से हमें 8 ATP मिले, 6 ATP किससे मिले हमें, लिंक रिएक्शन से। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 के बाद हमें 4 ATP तो FADH2 से मिला, राइट। तो 14 और 4 कितना हो गया, 18 प्लस 2 ATP किससे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिला, तो कितना हो गया, 18 प्लस, सॉरी एक मिनट, कितना हुआ यहां पर, ये हो गया 8 और 6 14 के बाद यहां पर हमारा कितना हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20 प्लस 18 38, तो कितना हो गया, 38 ATP। तो यहां पर कितना बना बेटा, हमें जो ग्रैंड टोटल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 38 ATP। क्या मिल रहा है, 38 ATP यहां पर हमें
मिल रहा है। तो नेट गेन हमारा जो है वो कितना हुआ है, ATP, ये कितना हो जाएगा 38। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट निकालोगे तो उसमें क्या ही निकलेगा, है ना, उसमें क्या ही निकलेगा। तो हम अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट निकालते हैं, राइट, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बैलेंस शीट निकालती हूं तो वहां पर क्या नहीं होता, जल्दी बताइए, वहां क्या नहीं होता, लिंक रिएक्शन नहीं होती, क्रैब साइकिल नहीं होती, सिर्फ क्या होती है बताइए, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस में यहां सिर्फ क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, 2 ATP बनता है प्लस 2 NADH बनता है, राइट, क्या बनता है, 2 ATP प्लस 2 NADH। बट ये NADH जो है ये ETS में नहीं जाते, राइट, ये जाएंगे कहां पर, फर्मेंटेशन में। कहां पर जाएंगे, फर्मेंटेशन में, और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इनसे ATP नहीं मिलता क्योंकि ये ETS के अंदर नहीं जाते, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है। तो यहां पर टोटल कितना होगा, टोटल नेट गेन जो है बेटा वो कितना होगा, ATP इक्वल्स टू 2 ATP। समझ में आया, क्योंकि ये ETS में नहीं जाते, ETS में नहीं जाएंगे तो इनसे क्या आपको ATP मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि ETS के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जो होता है वो फाइनल या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वहां पर ETS नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये 2 NADH जो होते हैं ये जाते हैं फर्मेंटेशन में और ऑक्सीडाइज होते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, और NAD+ के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये फिर NAD+ जो है वो दूसरी अपनी जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि NAD+ जो है वही तो रिड्यूस होकर NADH बनाता है, जो कि आपको यहां मिला, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा बताइए, मटेरियल जो है वो चाहिए होगा, रिएक्टेंट चाहिए होगा, जो कि NAD+ के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो यहीं से मिलेगा आपको, राइट। तो यहां पर हम बात करें किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो नेट गेन 38 होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन 2 ATP का होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब होता है बही खाता जिसमें सारा गेन और लॉस होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए बेटा अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, अ सिक्वेंशियली ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग, यहां पर हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, जल्दी बताइए। सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट वन, राइट। तो मैंने जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की बात करी, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल आई, क्रैब साइकिल के बाद हमारी क्या आई, जल्दी बताइए। ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल। तो ये सिक्वेंशियल पाथवे मैंने फॉलो करी, और मैंने बताया आपको कि ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट जो है वो क्या होता है आपका, बताइए, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज सबस्ट्रेट हुआ ग्लाइकोलिसिस का, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताया है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 पायरुविक एसिड। अब ये 2 पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का तो प्रोडक्ट है, बट दूसरी रिएक्शन मतलब लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन का पायरुविक एसिड क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, और फिर लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है, बट इससे आगे आने वाली प्रोसेस दैट इज क्रैब साइकिल, उसका ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, राइट बेटा। तो ये सबस्ट्रेट जो है, एक का प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट बन रहा है, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का सबस्ट्रेट बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, इन्होंने यही कहा है, विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट वन, विथ ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल एंड ETS पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, राइट।
और मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी हूं कि आपकी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिंक रिएक्शन की जिक्र नहीं की है, बट रिएक्शन दी गई है वहां, राइट, रिएक्शन दी गई है, डायरेक्ट लिंक रिएक्शन की जिक्र नहीं की है, इसलिए यहां पर भी अलग से सेपरेट जो है लिंक रिएक्शन को नहीं लिखते, उसको टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल के साथ इंक्लूड कर देते हैं, राइट। NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में NADH बना था कि नहीं बना था? It is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। क्या मैंने यही पॉइंट बोला था कि क्या होता है बेटा, यहां पर जो NADH होता है, जो कि किस में बना था? ग्लाइकोलिसिस में। उससे मैंने क्या बनाए थे? एक NADH से 3 ATP बनाए थे, 2 NADH से 6 ATP बनाए थे। और मैंने बोला था ये कब होगा? मैंने बताया था ना कि यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस का जो टोटल ATP होगा, नेट गेन ATP होगा आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या आफ्टर ETS, वो 8 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि 2 NADH बने थे और एक NADH 3 ATP देता तो 2 6 देगा, प्लस 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने थे। तो यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है मैम? बेटा डायरेक्ट ATP बनना, है ना। और यहां पर इनडायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कैसे? NADH बना, NADH फिर कन्वर्ट होगा ATP में, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन में, पाथवे में डायरेक्ट ATP का बनना। पक्का क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया कि सिंथेसाइज जो ATP हुआ, NADH हुआ ग्लाइकोलिसिस में, वो ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे बैठे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और वहां पर क्या होगा? वो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, इक्विलिब्रियम में हम जब लाएंगे प्रोटॉन्स को, तो प्रोटॉन के पंपिंग से ATP बनता है। कैसे बनता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, none of the intermediate in the pathway are used to form any other compound, right। तो इनका कहना है कि कोई दूसरा इंटरमीडिएट्स, none of the intermediates in the pathway are used to form any other compounds, only glucose is being respired, no other alternative substrate enter in the pathway at any of the intermediary stage, right। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज तो एंटर होता है, बट याद रखना मैंने आपको पढ़ाया था फ्रक्टोज भी एंटर होता है, राइट। ग्लूकोज भी एंटर होता है, फ्रक्टोज भी एंटर होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड रोल ऑफ द सिट्रिक साइकिल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिट्रिक साइकिल बोल लूं मैं, या क्रैब साइकिल बोल लूं, या मैं TCA साइकिल बोल लूं, सबका मतलब क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही है। अब बताइए कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये कहाँ चलती है? तो मैं बोलूंगी मैम ये तो जो है ये चलेगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या चलती है? हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। और यहां पर क्या होता है? इस साइकिल के थ्रू क्या बनता है? एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो एक GTP बनता है जो कि एक ATP के बराबर होता है, राइट। GTP जो है स्पेसिफिक ATP होता है, ओके, जो कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही आप उसको यूज कर सकते हैं, हर कहीं GTP को आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या मिला था? एक क्रैब साइकिल से 3 NADH मिले थे, और क्या मिला था? एक FADH2 मिला था। एक क्रैब साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब 2 CO2 का लॉस होता है, 2 CO2 निकलते हैं। बट आपके यहाँ पर 3 बताएंगे ना, तो आप समझ लेना कि इन्होंने क्या करा है, लिंक रिएक्शन का डीकार्बोक्सिलेशन भी यहीं पर इंक्लूड कर लिया, राइट। अगर मैं लिंक रिएक्शन को TCA साइकिल में ही इंक्लूड कर लूं तो 3 डीकार्बोक्सिलेशन मानेंगे हम। कितना मानेंगे? 3 डीकार्बोक्सिलेशन। बट लिंक रिएक्शन को अगर मैं सेपरेट करती हूं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो टोटल कितना होगा? 4, क्योंकि 2 बार क्रैब साइकिल चलती है ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, राइट बेटा। फिर 2 FADH2 मिलेंगे आपको और 2 GTP मतलब 2 ATP मिलते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है,
किसमें, जो एसिटाइल कोएंजाइम था लिंक रिएक्शन में, जो एसिटाइल कोएंजाइम मिला था वो जाकर जुड़ता है किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। लिंक रिएक्शन में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो ये जब एसिटाइल कोएंजाइम ए इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। पर इसमें कोएंजाइम ग्रुप भी जुड़ा है, कोएंजाइम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो कोएंजाइम निकलता है और यहाँ पर 4 ऑक्जेलो एसिटिक के कार्बन और 2 एसिटाइल के कार्बन जुड़कर क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। क्या बनता है, जल्दी बताइए, सिट्रिक एसिड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कहां चलता है पहले सिट्रिक एसिड साइकिल, कहां चलती है ये बताइए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को और हम क्या बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और कहते हैं क्रैब साइकिल। क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हेंस क्रैब ने इसको डिस्कवर की थी, राइट, ऑब्जर्व की थी। फॉलोइंग स्टेप्स आर प्रेजेंट फॉर कंप्लीटिंग दिस साइकिल। तो कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, इन दिस स्टेप CO2 is removed from pyruvic acid। देखिए मैंने कहा था ना, इन्होंने लिंक रिएक्शन को यहीं पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन्होंने कहा था इन दिस स्टेप CO2 is removed from pyruvic acid। पायरुविक एसिड से CO2 जो रिमूव होती है वो तो लिंक रिएक्शन में होती है, एंड रिजल्टिंग 2 कार्बन यूनिट इज विद द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कोएंजाइम A, राइट। तो यहां पर 2 कार्बन कंपाउंड बनता है क्या, और उसमें ऐड होता है, कौन ऐड होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कोएंजाइम A फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये सारी की सारी इन्होंने लिंक रिएक्शन की बात की है। किसकी बात की है, लिंक रिएक्शन की, राइट। ये क्या है बेटा, लिंक रिएक्शन है। ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजन रिलीज्ड इज एक्सेप्टेड बाय NAD एंड NADH2 इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान, लिंक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है किसके थ्रू, NAD+ के थ्रू। NAD+ जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, NADH2, मतलब NAD+ जो है वो रिड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ NADH2। तो आपको क्या मिलेगा, NADH2 मिलेगा एक लिंक रिएक्शन में। इसलिए मैंने लिखवाया था कि लास्ट क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी बैलेंस में कि लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मिलता है, क्योंकि 2 लिंक रिएक्शन होती है, राइट। पायरुविक एसिड जो है प्लस कोएंजाइम प्लस NAD+ जो है ये क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, NAD+ और CO2। तो ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका कहना है कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है, राइट, लिंक रिएक्शन में क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है ये रिएक्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड से, जिसे हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, राइट। और ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम A, ये रिएक्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड से, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। इससे कोएंजाइम ग्रुप बेटा निकल जाता है और बनता है 6 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। द सिट्रेट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ सिस एकोनिटिक एसिड, राइट। तो जो सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहता है इन द फॉर्म ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड जो है देन किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड में। किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में। ये सारा लिखवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज।
इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। अब देखिए सिट्रिक एसिड जो है आपके एनसीईआरटी में बोला है कि डायरेक्ट किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उन्होंने ऐसा कुछ सिस एकोनिटेज नहीं बताया, बट मैंने आपको क्रैब साइकिल जो बनवाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज इंक्लूड कराई थी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आइसोसिट्रेट इज डीहाइड्रोजनेटेड। आइसोसिट्रेट जो बना बेटा ये क्या होता है, डीहाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम टू फॉर्म ऑक्सैलोसक्सिनेट। डायरेक्ट क्या बोल दिया इन्होंने कि यहां पर आइसोसिट्रेट जो है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट में, जो कि सही है। द हाइड्रोजन रिलीज्ड इज एक्सेप्टेड बाय NAD+ और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये बताइए। NAD जो है ये क्या है, कोएंजाइम है, और NAD+ जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2, और आप इसे NADH+H+ भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर आइसोसिट्रिक एसिड जो है NADH ये किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट प्लस NADH2 में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। नेक्स्ट है, अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज लॉस्ट फ्रॉम ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब बेटा यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है, लॉस होता है, राइट। लॉस्ट फ्रॉम ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड अ 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, राइट। क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेट एंजाइम। मैंने कहा था जब जब CO2 निकलेगा, CO2 के निकलने को हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। जब जब CO2 रिमूव होगा उस प्रोसेस को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो कौन सा एंजाइम आएगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइट। कौन सा, डी कार्बोक्सिलेज या डी कार्बोक्सिलेट एंजाइम, राइट बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले बना क्या, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A जुड़ा तो बना सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, सिस एकोनेटिक में। सिस एकोनेटिक किसमें, आइसोसिट्रिक में कन्वर्ट हुआ। आइसोसिट्रिक जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ था हमारा, बताइए, ऑक्सैलोसक्सिनेट में। ऑक्सैलोसक्सिनेट में डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ, बताइए, आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड में, राइट। तो ये आ गया यहां तक। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड। लॉसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये भी CO2 मॉलिक्यूल को लॉस करता है, मतलब यहां पर भी क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है और बनता है 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A, राइट। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो होता है बेटा ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये होता है आपका 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, यहां पर क्या होता है, कोएंजाइम होता है और NAD+ होता है। तो यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारेट में से एक CO2 निकलता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A जुड़ता है। ये कोएंजाइम A जुड़ता है और क्या बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस NADH2 प्लस CO2, राइट बेटा। तो ये कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक CO2 वहां निकल गई, राइट बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए। तो मैं आपको एक छोटू सा बना देती हूँ क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल मैं बनाती हूँ। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आई थी हमारी बहन एसिटाइल कोएंजाइम A, राइट। यहां पर कौन था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये जुड़ा इससे, बना क्या, सिट्रिक एसिड, राइट। सिट्रिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, सिस एकोनेटेज में। सिस एकोनेटेज किस में, आइसोसिट्रिक में कन्वर्ट हुआ, या आइसोसिट्रेट बोले हम। आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ था, ऑक्सैलोसक्सिनेट में। ऑक्सैलोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट में।
अल्फा कीटो ग्लूटारेट किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनेट में। सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ? फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट किस में कन्वर्ट हुआ? मैलेट में। और मैलेट किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्जेलो एसीटेट में, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई? क्रेब्स साइकिल। अब आपको तो पता है कौन कितने कार्बन कंपाउंड है, राइट। ये सिट्रिक एसिड जो है, क्या है बेटा? सिट्रिक एसिड जो है, यहां लिख देती हूं नहीं तो आप बोलोगे सी ए क्या है। सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रेट है, ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है? जल्दी बताइए। ये 2 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड। जब ये इससे मिलेगा तो ये क्या बनेगा? 6 कार्बन कंपाउंड। ये कितना होता है? 6 कार्बन कंपाउंड। ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। ये कितना होता है? 5 कार्बन कंपाउंड। ये कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड। ये कितना है? 4, ये 4 और ये भी 4, राइट। क्लियर है? डीकार्बोक्सिलेशन किस प्रोसेस में हो रहा है? यहां पर CO2 बाहर निकलता है इस प्रोसेस में, और यहां से CO2 बाहर निकलता है ये प्रोसेस में। तो कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है? 2 बार, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म सक्सिनेट एंड एटीपी इज फाउंड। यहां पर क्या बनता है? एक एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी फाउंड होता है। लिंकिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम पीआई कहते हैं। सक्सिनेट कोएंजाइम ए प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाता है? सक्सिनाइलेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस एटीपी। बी सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमरेट। सक्सिनेट किसमें? फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। द हाइड्रोजन लिबरेटेड इज एक्सेप्टेड बाय FAD एंड FADH2 इज फॉर्म्ड। तो जब बेटा सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पर क्या बनता है? जल्दी बताइए। यहां पर बनता है FADH2। तो सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनेट के साथ क्या रहता है? FAD+, और सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, वो क्या करता है बताइए? यहां पर FADH2 बनाता है और सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, इन दिस स्टेप द फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू द मैलेट। फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट होता है? मैलेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट होता है? मैलेट में कन्वर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेट हाइड्रेस, फ्यूमरेट हाइड्रेस, तो यहां पर फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेट हाइड्रेस या फ्यूमरेस। फ्यूमरेट जो है मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, मैलेट इज चेंजेड इनटू oxaloacetate in the presence of enzyme malate dehydrogenase। मैलेट oxaloacetate में कन्वर्ट हुआ in the presence of enzyme malate dehydrogenase, और यहां पर NAD जो है वो रिड्यूस होता है in the form of NADH2। तभी कितने? 3 NADH मिलते हैं by the liberated hydrogen। thus oxaloacetic acid produced is ready to combine with the fresh acetyl coenzyme। सिंपल सी बात है, हम ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बार बार ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाना है। अगर वो नहीं होगा तो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट ही नहीं है, राइट। तो फॉर्म पायरुविक एसिड फॉर कंप्लीटिंग 1 साइकिल, राइट। तो यहां पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, किससे बना है? पायरुविक एसिड से। दूसरी साइकिल चलाने के लिए, दूसरी क्रैब साइकिल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? फिर से एक ऑक्जेलोएसिटिक एसिड चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है? कंटिन्यू होती है और बार बार ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता जाता है, क्योंकि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए का, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो हम आगे बढ़े।
तो देखिए बेटा, अब ये क्या बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर पूरा बही खाता मैनेज करना है, कैलकुलेशन करना है, राइट। तो पहले से ही आपको सोच कर चलना है कि इन्होंने क्या किया है, लिंक रिएक्शन को क्रैब साइकिल के साथ ही इंक्लूड कर दिया है, राइट बेटा। तो देखिए 1 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड कब बना था, ग्लाइकोलिसिस में 2 बने थे, तो एक पायरुविक एसिड को हम लेकर चल रहे हैं। तो 1 पायरुविक एसिड प्लस 1 GTP प्लस 4 NAD प्लस 1 FAD गिव्स 3 CO2, मतलब 3 बार क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। एक तो लिंक रिएक्शन में हो रहा था और 2 क्रैब साइकिल में हो रहा था, बट हमने लिंक रिएक्शन को जब क्रैब साइकिल के साथ इंक्लूड कर लिया तो टोटल कितना हो गया, 3 CO2 का निकलना, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। अब एक FAD है, तो एक FAD जो है ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, FADH2 में। कैसे, रिडक्शन की प्रोसेस से। 4 NAD है तो 4 NAD जो है वो 4 NADH2 में कन्वर्ट होंगे रिडक्शन से, राइट। यहां GDP है तो 1 GDP में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो रहा है, तो बन गया 1 GTP, राइट। और यहां पर आपको याद रखना है कि एक GTP जो है एक ATP के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है, राइट बेटा। बस मैंने डिफरेंस आपको क्या बताया था कि GTP जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ATP ही है। जहां जहां ATP लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पर GTP को लगा दोगे। GTP जो है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होता है, तो जहां ATP हो रहा है इन्वॉल्व, इसका मतलब नहीं है कि आप उठा के GTP लगा दो, राइट। ATP के फॉर्म में अलग होगा, GTP जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होता है। अब दूसरा, एक NADH जो होता है बेटा, क्या होता है, 1 NADH जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 GTP इक्वल्स टू 1 ATP, 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP। मैंने बोला था सही क्या है, 1 NADH जो होता है वो इक्वल होता है 2.5 ATP के, राइट। क्योंकि जब 4H प्लस पंप होते हैं तब क्या बनता है, बताइए, जब 4H प्लस पंप होते हैं तब 1 ATP बनता है। और NADH जो है जब ऑक्सीडाइज होता है, राइट, तो कितने प्रोटॉन जो है हमारे मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, 10। तो 4 एक बनाते हैं तो 10 कितने बनाएंगे, 2.5, राइट। वहीं पर FADH2 की बात करूं तो FADH2 जो है वो 6 प्रोटॉन को पंप करता है ऑक्सीडेशन में, 6 प्रोटॉन कहां से, हमारे मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो 1 से 1 ATP बनाने के लिए 4 प्रोटॉन पंप करने पड़ेंगे, तो 6 प्रोटॉन से कितना ATP बनेगा, 1.5 ATP। बट हम क्या लेकर चलते हैं, मोटा मोटा 2 ATP और एक NADH से 3 ATP। तो यहाँ एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP, 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, राइट। तो हमने देखा यहाँ पर कि एक तो बना GTP, एक GTP के बराबर 1 ATP होता है, 4 क्या बने, NADH2, तो यहाँ पर एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है। तो 4 NADH इक्वल्स टू कितना होगा, 12 ATP। कैसे होगा, 4 इंटू एक NADH कितना होगा, 4, 3 सॉरी कितना, 3, तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12, तो 12 ATP। यहां पर एक ही FADH2 बना है और एक FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, तो 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP। अब देखिए टोटल कितना ATP बन रहा है यहां पर, ये बेटा ये तो हमने सिर्फ लिखने के लिए बोला है, तो यहां पर 1 ATP प्लस 12 13 ATP प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15 ATP। तो टोटल 15 ATP फॉर्म हो रहे हैं एक पायरुविक एसिड का क्रैब साइकिल में जाने से, राइट। बट आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 2 क्रैब साइकिल चलेगी, 2 लिंक रिएक्शन चलेगी, तो 1 से 15 मिल रहे हैं तो 2 पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो टोटल ATP जो है क्रैब साइकिल में वो कितनी मिलेगी, 38। कितनी मिलेगी, 38। तो पूरा मिलता है, हमसे सिर्फ यहां पर पूछा है क्रैब साइकिल आफ्टर पायरुविक एसिड फॉर्मेशन। तो हमें जो 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हो रही थी उसको इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ क्रैब साइकिल वाली ही रखना है, मतलब लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल। तो यहां 1 से 15 तो 2 से कितनी बनेगी, 30 ATP। कैसे मैम, समझ नहीं आया। 2 पायरुविक एसिड बने ग्लाइकोलिसिस में, एक पायरुविक एसिड जब क्रैब साइकिल में जाता है तो 15 ATP फॉर्म होते हैं। 2 पायरुविक एसिड बने तो 2 से कितने होंगे, 30 ATP फॉर्म, और 8 हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। इसीलिए
एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी फॉर्म होते हैं। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट बने। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।